तो ये तय हुआ, घर की जमीन हमारे पास ही रहेगी। बाकी मंजू के जमीन का हिस्सा भी सरोज को दिया। अब हम लोग जब तक हो सके इसी घर में गुजारा करेंगे। सरोज को भले ये मन से न भाया हो, लेकिन मंजू की अडिग बात और माँ बाप के फैसले के आगे वो कुछ कह न सकी। ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी मर्जी, अभी हम चलते हैं। अरे सरोज, थोड़ा रुक तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? हमारे पास थोड़े ही रोज आते हो तुम दोनों। थोड़े समय बूढ़े माँ बाप के पास भी रहो, कुछ बातें करो। क्या सिर्फ जमीन के लिए ही आई थी? नहीं माँ, हमें जाना होगा, बहुत समय हो गया है। बबलू भी विद्यालय से आता ही होगा। ये बोल के सरोज और श्यामू बिना अपने माँ बाप के बातों का मान रखे उनसे विदा लेके घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन रामू और मंजू थोड़े समय अपने माँ बाबूजी के पास रुकते हैं और सब घर के भीतर जाते हैं। रात का समय, सरोज का घर। ए जी देखो तो कितनी मेहनत लगी हमें यहाँ तक पहुँचने में। मंजू को भी मना लिया, माँ बाबूजी से भी बात निकलवा ली, लेकिन फिर भी देखो घर तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। हाँ, यही तो मुझे खटक रहा है। खेत खलिहान मिल गए, लेकिन घर, बिना घर के ये सब अधूरा है। गांव में इज्जत तो तभी मिलेगी ना जब लोग कहें, अरे देखो इनके पास कितनी संपत्ति है, 2-2 घर भी है। वरना खेत तो दूर भी है, कौन पहचानता है। सरोज आह भरती है, उसका चेहरा तमतमा जाता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो जी। माँ बाबूजी ने मंजू की तरफदारी की। वो चाहते ही नहीं कि मैं पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हूँ। हमेशा से मंजू ही उनकी लाडली रही है। तो अब क्या सोचा है? ऐसे बैठे रहोगी? आधा काम किया है, आधा अभी बाकी है। जब तक घर और बाकी जमीन पूरी तरह हमारे नाम नहीं होती, चैन कैसे मिलेगा? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शायद मैं कल फिर से तुम्हारे माँ बाबूजी के घर जाऊंगा। सरोज की आंखों में लालच और हताशा दोनों झलकती हैं। यहाँ मंजू और रामू भी वही सब बात कर रहे होते हैं। जी, दीदी की आंखों में माँ बाबूजी के घर मैंने एक अजीब सा लालच देखा था। पहले वो ऐसी नहीं थी। माँ बाबूजी से तो वो हमेशा सबसे ज्यादा जुड़ी रहती थी, लेकिन आज उन्हें बस जमीन ही दिखाई दे रही थी। हाँ भाग्यवान, मैंने भी देखा, जरूरत और लालच में फर्क होता है। मदद करना ठीक है, लेकिन अगर वो इसी तरह सब कुछ हड़पने पर उतारू हो जाए तो परेशानी खड़ी हो सकती है। मैंने सोचा था कि सरोज दीदी सच में परेशानी में है और उनको धन के हमसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन आज के उनके बर्ताव में जरूरत कम, लालच ज्यादा थी। लेकिन जी, एक बात ये भी है, वो मेरी दीदी हैं। लालच ही सही, अगर उनका इससे घर बस जाए, उनका जीवन सुधर जाए, तो मैं क्यों रोकूं? माँ बाबूजी भी दुखी हैं उन्हें उस हालात में देखकर। सवाल ये नहीं कि दीदी का जीवन सुधरे, सवाल ये है कि अगर उनके इस लालच में तुम माँ बाबूजी का घर भी खो दोगी तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। देखना, आज जो बात शांत दिख रही है, कल तूफान भी बन सकती है। और तुम ये मत सोचना कि मुझे माँ बाबूजी की घर की लालच है। मुझे बस तुम्हारी और तुम्हारी माँ बाबूजी की चिंता है। मंजू चुप हो जाती है। उसको अपने पति में अपने और अपने माँ बाबूजी के लिए चिंता देख बहुत खुशी होती है। अगली सुबह श्यामू अकेले ही सरोज और मंजू के माता पिता से मिलने जाता है। भीतर श्यामू और हरनाम बात करते हुए, बाबूजी, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। अब सरोज को चैन मिलेगा, खेत मिल गए, उसका मन भी हल्का हुआ। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था। क्या बात है बेटा? आप बूढ़े हो रहे हो, माँ जी भी थक जाती हैं। आप लोग अकेले इस बुढ़ापे में इस घर में कैसे रहोगे? अगर कभी तबीयत बिगड़ गई तो कौन देखेगा? मेरा मतलब है, अगर ये घर हमारे पास होता तो आप लोगों की सेवा करना और आसान हो जाता।
हरनाम को उसके वही लालची भरी स्वर के वजह से उस पे गुस्सा आता है और हरनाम गहरी स्वर में बोलता है, श्यामू बेटा, सेवा का संबंध घर से नहीं, दिल से होता है। अगर तुम और सरोज सच्चे मन से हमारी सेवा करना चाहते हो तो बिना घर के नाम किए भी कर सकते हो, और अगर नियत ही सेवा की न हो तो पूरा महल भी बेकार है। श्यामू चुप हो जाता है, पर भीतर गुस्से से उबल रहा होता है। ठीक है बाबूजी, फिर रहना ऐसे थके मरे हालत में। हम तो क्या, कोई भी देखने नहीं आएगा आप लोगों को। ये जो घर ना छोड़ने की जिद लगा के रखी है ना, एक दिन यही आपको ले डूबेगा। सुनो बेटा, तुम इस घर की दामाद हो, इसलिए तुम्हारी रिश्ते की लिहाज कर रहा हूँ। अच्छा होगा कि तुम मेरे बिना कुछ कहे ही यहाँ से चले जाओ। और रहा सवाल हमारे अकेले जीने की, हम अपना देख लेंगे, लेकिन तुम लोग जिस राह पे अभी चल रहे हो ना, बहुत जल्द ही तुम लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। श्यामू को हरनाम की बात सुन के और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। रात का समय सरोज और श्यामू रसोई घर में। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक माँ बाबूजी की घर हमारे नाम नहीं होगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। और आज बाबूजी ने तुम्हें जिस तरह ही बात सुनाई है, लगता नहीं कि इतनी आसानी से वो घर और जमीन मिलेगी। तो फिर तैयारी रखो, कल से ही चाल चलनी पड़ेगी। मंजू को फिर से मनाओ और माँ बाबूजी को यकीन दिलाओ कि तुम्हारे पास रहना ही उनके लिए सुरक्षित है। धीरे धीरे घर भी अपने नाम करवा लेंगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक खतरनाक सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। कुछ दिनों बाद हरनाम और सुगंती की उम्र अब उन पर हावी होने लगी थी। दोनों को छोटे छोटे काम करने में भी पसीना आ जाता है। घर के आंगन में सूखा पत्तों का ढेर पड़ा है। दोनों चारपाई पर बैठे अपनी हालत पर सोच रहे हैं। ये जी देख रहे हो ना आप, अब शरीर बिल्कुल जवाब देने लगा है। पहले तो सुबह सुबह पूरे आंगन को साफ कर देती थी, गाय बैलों को चारा डाल देती थी, फिर खाना भी बना लेती थी। लेकिन अब जरा सा काम करो तो सांस फूल जाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं। सोचती हूँ कितनी देर तक ऐसे अकेले खींचेंगे हम दोनों। हाँ सुगंती, तुम सच कह रही हो। ये बुढ़ापा अब हम पर भारी पड़ रहा है। आंखें धुंधला गई हैं, कान भी अब साफ नहीं सुनते। ऊपर से खेत का काम, घर का बोझ, सब सिर पर चढ़ा है। मन तो करता है कि कोई बेटा होता तो उसका सहारा ले लेते, लेकिन हमारे हिस्से में तो बेटियां ही लिखी थीं। बेटियां भी कोई कम होती हैं क्या जी? लेकिन एक फर्क तो पड़ता है, बेटियां मायके को चाहकर भी ज्यादा दिन संभाल नहीं सकती, अपने घर गृहस्थी में उलझ जाती हैं। हाँ, लेकिन अगर बुढ़ापे में बेटी अपने माँ बाप को आसरा दे दे तो उस बेटी से बढ़कर कोई नहीं। सच कह रही हो तुम। अब सवाल यही है कि हम किसके पास जाएं? सरोज के पास जाएं, तो वो तो उसी दिन कह गई थी कि घर जमीन के बिना हमारा गुजारा उसके यहाँ मुश्किल है। वो ज्यादा दिन हमें नहीं रख पाएगी। और सच कहूं तो उसके मुंह से वो बातें सुनकर मेरा दिल ही बैठ गया था। अपने माँ बाप से कोई इस तरह की शर्त लगाता है क्या? हाँ, उस दिन उसका लहजा मेरे दिल को भी चीर गया, जैसे हम कोई बोझ हैं। सच तो ये है कि हमें वहाँ अब जाना ही नहीं चाहिए। बेटी अगर अपने माँ बाप को ज़मीन जायदाद से जोड़ कर देखे तो वहाँ इज्जत नहीं, बस मजबूरी होती है। तो फिर मंजू के पास ही चलना होगा। रामू भले ही साधारण किसान है, लेकिन मेहनती और सीधा सच्चा लड़का है। मंजू भी चुपचाप अपना घर संभालती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें अपने गले से लगाएगी। वहाँ हमें बोझ नहीं बल्कि बरकत समझ आ जाएगा। हाँ, मंजू हमेशा से चुपचाप हमारी परवाह करती आई है। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी हमसे कुछ मांगा नहीं। उसका दिल साफ है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम अपनी बाकी उम्र उसी के पास बिताएं। कम से कम वहाँ चैन की सांस तो मिलेगी। ठीक है, तो यही तय रहा। कल सुबह हम मंजू के घर चलेंगे
अब अपनी बची हुई जिंदगी हम उन्हीं के सहारे गुजारेंगे, लेकिन बीच बीच में हमें हमारी यादों से भरी इस घर को भी देखने आना पड़ेगा। अगले दिन मंजू का घर। सुबह सुबह हरनाम और सुगंती अपना जरूरत का कुछ सामान उठाए मंजू के घर पहुंचते हैं। दोनों मंजू के घर के दरवाजे पे खड़े थे और मंजू भी उनका बड़े प्यार से आदर करती है। अरे माँ, बाबूजी, आप दोनों आइए आइए। कब से आप दोनों का ही इंतजार था। चलिए भीतर चलते हैं। ये बोल के मंजू अपने माता पिता को भीतर ले जाती है। बिटिया, अब अकेले नहीं रहा जा रहा था। शरीर जवाब देने लगा है। सोचा क्यों ना तेरे पास आकर रह ले। तेरे स्नेह और देखभाल के सहारे शायद ये बुढ़ापा थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन बेटी, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? हाँ बेटी, अब तू ही हमारी दुनिया है, बाकी कहीं अब मन नहीं लगता। हमें तेरे और रामू के पास ही रहना है, अगर तेरी मर्जी है तो। इतना सुनकर मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत माँ बाप से खुशी से बोलती है, माँ बाबूजी, ये तो मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि आप दोनों को अपने पास रखूं, लेकिन कह नहीं पाती थी। आज खुद आप आ गए। इससे बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकती। इसी बीच रामू भी सुबह काम से थोड़ा आराम लेने को खेत से लौटता है। हरनाम और सुगंती को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ जाती है और सीधा आके हरनाम और सुगंधी से बोलता है, अरे बाबूजी, माँ जी, आप हमारे घर आए, यही हमारे लिए सौभाग्य है। अब आप यहीं रहेंगे तो घर में और भी रौनक रहेगी। चिंता मत कीजिए। आपकी सेवा करना हमारा फर्ज ही नहीं, हमारी पूजा है। ठीक है रामू बेटा, अब से हम दोनों यही रहेंगे। तुम दोनों के साथ रहना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। बड़े अच्छे मन के मालिक हो तुम दोनों। हम तो तुम दोनों के जैसे दामाद और बेटी पाके धन्य हो गए। यही सब बात करके सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद सरोज का घर। सरोज और श्यामू कमरे में बैठे हैं। सरोज को अपने माता पिता के मंजू के घर ठहरने की बात पता चलता है और वो ये जान के गुस्से में भड़की होती है। ए जी, देख रहे हो तुम, माँ बाबूजी तो जाकर मंजू के घर बैठ गए। अब सब गांव वाले यही कहेंगे कि मंजू ही उनकी असली बेटी है, वही माँ बाप की सेवा कर रही है, और हम तो जैसे कोई पराये हो गए। ये सब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसमें तुझे हैरानी क्यों हो रही है? हम दोनों ने ही तो उस दिन साफ कह दिया था कि बिना घर के, बिना जमीन के उनका हमारे घर में गुजारा मुश्किल है। अब देख ले, हमारी शब्द हमें ही भारी पड़ गए। माँ बाप तो हमेशा वहीं रहेंगे जहां उन्हें सच्चा प्यार मिलेगा। तो वही तो, हमने क्या गलत कहा था? अरे मंजू को वैसे भी जमीन चाहिए नहीं, घर भी चाहिए नहीं, और अब माँ बाबूजी भी बूढ़े हो रहे हैं। किसी को तो उनको और उनके घर को संभालना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, उन लोगों ने तो हमें लालची समझ लिया और जाके रहने लगे मंजू के घर। हमारे साथ रहते तो हम क्या उन्हें प्यार से नहीं रखते? तू बात तो ठीक ही कह रही है। मुझे लगता है कि मंजू भी अच्छा होने का दिखावा कर रही है ताकि समाज में अच्छी बनके तेरे माँ बाबूजी से घर और घर की जमीन हड़प सके। तू चुप मत बैठ। अगर तुझे मंजू से बराबरी करनी है तो उसके पास जा और बात कर। कह कि माँ बाबूजी के पास जो कुछ भी बचा है वो भी बांटना पड़ेगा। तू भी उनका ध्यान रखेगी। सरोज कुछ पल सोचती है। उसका चेहरा पहले उलझन में रहता है, फिर धीरे धीरे कठोर हो जाता है। ठीक है, अब और चुप नहीं बैठूंगी। मंजू चाहे जितनी सीधी बने, लेकिन मैं उसके सामने अपनी बात साफ रखूंगी। आज ही जाऊंगी उसके घर और पूछूंगी उससे कि क्या उसका हक बड़ा है और मेरा छोटा। देखती हूँ कितना प्यार दिखाती है माँ बाबूजी पर। वो उठती है,
आंचल ठीक करती है और गुस्से से घर से बाहर निकलती है। उसके कदम मंजू के घर की ओर बढ़ते हैं। चेहरे पर अब एक नया इरादा और टकराव साफ झलक रहा है। कुछ समय बाद मंजू की घर के दरवाजे पर सरोज खड़ी है। अंदर से हंसी और अपनापन की आवाजें आ रही हैं। सरोज बाहर दरवाजे पे खड़ी रहती है और बाहर से ही देखती है कि माँ बाबूजी मंजू और रामू के साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। मंजू चाय पिला रही है और सबके चेहरों पर शांति है। सरोज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे किसी ने उसे धोखा दे दिया हो। अंदर का माहौल और उनकी बातचीत। माँ, देखो जरा, बाबूजी फिर वही पुरानी बातें छेड़ रहे हैं। कहते हैं कि जवानी में कैसे बैलगाड़ी हाँकते थे और सब गांव वाले उनकी तारीफ करते थे। अरे वो जमाना ही कुछ और था। मेहनत भी थी, मजा भी था। और अब देखो ये बुढ़ापा। लेकिन शुक्र है तुम जैसे बच्चों का सहारा है। हाँ बिटिया, तूने हमें अपने घर बुलाकर घर में नहीं बल्कि अपने दिल में जगह दी है। तेरी वजह से ये बुढ़ापा अब बोझ नहीं लगने लगा है। इतना सुनकर सरोज को जैसे मिर्ची लग जाती है। वह सीधे गुस्से में भीतर चली जाती है और उसे देख सब चौंक जाते हैं। वाह, तो यही जगह मिल गई आपको रहने के लिए, मंजू के घर। और आप दोनों को तो कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि आपके एक और बेटी भी है। मैं क्या पराई हो गई हूँ? मंजू सरोज की ऐसी अचानक कही बातों से घबरा जाती है। सुगंती और हरनाम हैरान होकर सरोज को देखते हैं। दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो? माँ बाबूजी यहाँ जबरन नहीं आए, बल्कि उनके कहने पर ही वो यहाँ है। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि वो जहाँ चाहें वहीं रहें, बस इन्हें कोई तकलीफ ना हो। हाँ, पता है मुझे। बड़ी नेक और सीधी सादी बनने का ढोंग करने में तो तेरा कोई जवाब नहीं मंजू। पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब समझती हूँ। माँ बाबूजी तेरे घर रहेंगे, फिर धीरे धीरे तू कहेगी कि तू ही उनकी असली सेवा करती रही, और फिर पूरी ज़मीन पर तेरा हक हो जाएगा। सरोज, ये कैसी जुबान बोल रही है तू? हम तेरे माँ बाप हैं। हमारा सहारा जमीन जायदाद नहीं, हमारे बच्चे हैं। और तू हमें शक की नज़र से देख रही है। बिटिया, तूने ही कहा था कि तेरे घर में तंगी है, हालात ठीक नहीं है। हम कैसे बोझ बनकर वहाँ रहते, इसलिए यहाँ आ गए। इसमें कौन सी साजिश देख रही है तू? तेरे लिए हमारा प्यार मंजू से कम है क्या? दीदी, माँ बाबूजी मेरे घर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि आपके घर आप अकेले ही बहुत मेहनत करते हो और आपके सिर बबलू की जिम्मेदारी भी है और आप परेशान हो जाती हो। लेकिन मैंने कभी उनके हिस्से पर नजर नहीं डाली। मेरे लिए उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है। बस कर मंजू, नाटक मत कर। तू कहेगी कि आशीर्वाद ही चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ असली मंशा जमीन पर है। कल को जब माँ बाबूजी की घर के जमीन की बात आएगी तो सब कहेंगे कि मंजू ने ही माँ बाबूजी की सेवा की थी, और फिर सारा हक तुझे मिल जाएगा। दीदी, मुझे किसी हक की जरूरत नहीं है। अगर माँ बाबूजी चाहें तो सारा हिस्सा तुम्हें दे दें। मैं बस चाहती हूँ कि उनका बुढ़ापा चैन से कटे। चुप रह मंजू, बहुत देख लिया तेरी मासूमियत का नाटक। सच तो ये है कि तू माँ बाबूजी को अपने पाले में करके हमें पराया करना चाहती है, और शायद उन्होंने भी तेरा साथ पकड़ लिया है। ये कहकर सरोज रोते गुस्से में वहां से निकल जाती है। मंजू वहीं खड़ी रोने लगती है। सुगंती भी उनके बीच की अनबन देख के बहुत दुखी होती है और हरनाम सिर झुका लेता है। रात को सरोज का घर। उसी दिन सरोज गुस्से में रसोई की चारपाई में बैठी हुई है। रात के खाने का भी कुछ इंतजाम नहीं करती है। तभी श्यामू उसके पास आता है। अरे क्या हुआ? तू तो ऐसे बैठी है जैसे कोई जंग हार कर आई हो। अरे क्यों ऐसी मुंह फुलाई हुई है? रात का खाना भी नहीं पका रही है।
अरे बबलू भी भूखा होगा, कुछ तो इंतजाम कर। अरे हर समय खाना खाना करते रहते हो। यहाँ मुझ पे चिंता की भार आ गई है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, माँ बाबूजी मंजू के घर बैठे थे, ऐसे जैसे वही उनकी असली बेटी हो। और मंजू बड़ी मासूम बनकर कह रही थी कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन असलियत में समझ गई हूँ सब चाल है ये। कौन सी चाल? अरे क्या देख के आई है? कुछ साफ साफ बोल तो सही। यही कि माँ बाबूजी अब मंजू को ही घर की जमीन देना चाहते हैं, तभी तो उसके घर रहने लगे हैं, ताकि कल को कह सकें कि मंजू ने ही उनकी सेवा की, वही असली वारिस है। और मंजू, वो तो चालाक औरत है, खुद को सीधी दिखाकर सब कुछ हथियाना चाहती है। अगर ऐसा है तो तू बिल्कुल सही सोच रही है। अभी से कदम नहीं उठाया तो कल को सब कुछ मंजू के नाम हो जाएगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी मंजू की हिस्से की जमीन हमें ही दे दी, और वे लोग घर की जमीन मंजू को ही देना चाहते थे, और तब मंजू ने लेने से मना किया था। लेकिन अब उसी घर जमीन को लेने के लिए माँ बाबूजी को अपने जाल में फंसा रही है। हाँ, मुझे सब समझ आ गया है। तब उसने कुछ नहीं चाहिए बोल के माँ बाबूजी की दिल जीत लिया और समाज में अच्छी बनने का नाटक किया। लेकिन असलियत में तो सब लेना चाहती है वो जानती है कि हमको दिया हुआ खेतों की जमीन से ज्यादा घर की जमीन मूल्यवान है, इसीलिए उसने तब से वो सब चाल चल रही थी। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? अब तो देर हो गई है। मंजू जो चाहती थी वही हो रहा है। ऐसे कैसे कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करना ही होगा। चाहे मुझे माँ बाबूजी की घर जाके कब्जा जमाना पड़े, मैं करूंगी, लेकिन मंजू को वो घर लेने नहीं दूंगी। जो होगा देखा जाएगा। सरोज को इतने गुस्से में देख श्यामू सरोज से और कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसके पास खड़ा रहता है। और सरोज अपने माँ बाबूजी की घर की जमीन लेने के लिए ठान लेती है। उसकी मन की लालच अब उसके सिर चढ़ चुका था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब बबलू विद्यालय जाने के लिए निकल रहा था, तभी एक उसके साथ हादसा हो जाता है। बबलू एकदम से बेहोशी के हालत में जमीन में गिर जाता है और चेतनाहीन हो जाता है। ये देख के सरोज घबराई हुई दौड़ते हुए उसके पास जाती और कुछ समय में श्यामू भी दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। थोड़े समय बाद श्यामू और सरोज बबलू को जल्दी जल्दी गांव के चिकित्सालय में ले जाते और वहां डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर बबलू को अच्छे से देख के बोलता है, आप लोगों के बेटे को कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये ऐसे ही बेहोश होकर नहीं गिरा है। इसके दिल में एक छोटा छेद है, और अगर इसकी इलाज जल्द से जल्द नहीं किया तो इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। आप लोगों को इसे जल्द से जल्द शहर लेके जाना होगा, वहीं इसका इलाज हो सकेगा। और इसके लिए बहुत पैसे भी चाहिए होंगे। आप लोग जल्दी से पैसे का बंदोबस्त करके इसे शहर के अस्पताल में ले जाइए। डॉक्टर के मुंह से ये सुन के सरोज और श्यामू भीतर से टूट जाते हैं और दुखी होके एक दूसरे से कहते हैं, ये जी जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करना होगा। देख रहे हो ना क्या हो गया हमारे बबलू को। अब हमको कैसे भी करके इसका इलाज शहर में करना होगा। इसका इलाज मुमकिन है अगर हमारे पास पैसे होंगे तो। हाँ हाँ सरोज, मैं जानता हूं और मैं इसी बारे में सोच रहा हूं। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें हमारी सारी जमीन बेचनी होगी। जो भी तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिला है और जो भी मेरे पास है, वो सब बेच के पैसा का इंतजाम हो जाएगा। हम सब बेच के 2 दिन बाद ही शहर के लिए रवाना होंगे। जो करना है करो। मुझे अब ये जमीन जायदाद की कोई परवाह नहीं है। जिसके लिए ये सब बटोर रही थी उसकी ही काम नहीं आए तो ये सब किस काम का। जल्दी से सब बेच दो, बस बबलू की इलाज करवाओ। दोनों ये सब बात कर ही रहे थे कि मंजू और रामू को भी उनके बेटे की खबर लगती है और वो भी यहाँ घबराते हुए पहुंच जाते हैं। दीदी, जीजा जी, क्या हुआ बबलू को अचानक ऐसे वो बेहोश क्यों हो गया? मंजू और रामू को ऐसे मुसीबत के समय में देख सरोज भावुक हो जाती है और रोते हुए उनको सब कुछ बताती है। और ये सुन के मंजू तुरंत बोलती है, दीदी, आप लोग फिक्र मत कीजिए।
आप लोग जल्दी से शहर जाके बबलू का इलाज करवाएं। हम आपके साथ हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे। अगर पैसे कम पड़ जाते हो तो बताना दीदी, हम अपना सब दे देंगे। मंजू के मुंह से ये सुन के सरोज और श्यामू बहुत भावुक हो जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं मंजू, हम सब संभाल लेंगे। तुम लोग इस मुसीबत के घड़ी में साथ खड़े हो, वही हमारे लिए बहुत है। हमने पहले ही तुम लोगों की हिस्से का बहुत कुछ लिया है, अब और नहीं। अरे आप इस समय ये कैसी बात कर रहे हैं? ये समय उन सब बातों का नहीं है। हम भी आपकी मदद करेंगे। बबलू हमारा भी बेटे जैसा है। रामू और मंजू की बातें सुन के सरोज को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उनके किए गलत के लिए उनसे मदद लेके दोबारा शर्मिंदा होना नहीं चाहते हैं। शुक्रिया मंजू, शुक्रिया रामू जी। आप लोगों को हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग माँ बाबूजी का ध्यान रखिए। अगर आप लोग हमारे पास रहे तो उनको भी परेशानी होगी। वो भी जैसे तैसे हमारे मदद के लिए आना चाहेंगे। हम सब संभाल लेंगे। हम जल्द ही शहर से बबलू का इलाज करवा के आएंगे और अगर कुछ जरूरत पड़ी तो आप लोगों को जरूर खबर देंगे। मंजू और रामू इनकी हालत देख के बहुत दुखी होते हैं और उनके मन में सरोज और श्यामू के लिए कुछ गलत भाव भी नहीं रहता है और वे लोग बबलू को देखने के लिए अंदर जाते हैं। दो दिन बाद सरोज और श्यामू ने अपने घर को छोड़कर बाकी सब जमीन जायदाद बेच के बबलू को शहर के अस्पताल ले जाते हैं और वहां उसका इलाज शुरू होता है। कुछ दिन बाद जब सरोज और श्यामू बबलू का इलाज कराकर घर लौटते हैं तब मंजू, रामू, हरनाम और सुगंधी सब लोग उनके घर आते हैं। बेटी सरोज, अब हमारे बबलू की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है बाबूजी, इसका इलाज अच्छे से हो गया है। बस डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को बोला है। इसे आराम करने दे सरोज, इसका अच्छे से ध्यान रखना। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया है। हाँ माँ जी, उन्हीं की कृपा से आज बबलू ठीक है। हमारे पापों की भुगतान इस बेचारे को भुगतना पड़ा। हमने जो आपके साथ धन संपत्ति के लिए बर्ताव किया, जो हमने मंजू और रामू के साथ किया, वो बहुत बड़ा पाप था। ये बात हमें बखूबी समझ आ गया है। हाँ माँ, ये हमारी ही कर्मों का फल था। हमने अपने ही लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, इसीलिए हमारी कर्मों की सजा मेरे सबसे दिल के करीब मेरे बेटे को भुगतना पड़ा। ये सब बात अब भूल जाइए दीदी। पुराने बातों को भूल के आने वाले अच्छे दिनों के बारे में सोचिए। हाँ सरोज, रामू बेटा, ये सब अब भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ। तुम लोगों को अपनी गलती की एहसास हुआ, वही बड़ी बात है। और वैसे भी अपने बच्चों से गलती तो होता ही है और गलती से ही लोग सीखते हैं। हाँ बेटी, तेरे बाबूजी सही कह रहे हैं। और हम सोच रहे थे तुम लोगों ने बबलू की इलाज के लिए तो हमसे मदद नहीं लिए और अपना सब जमीन जायदाद बेच दिया। इसीलिए हम हमारे घर के जमीन को दोनों बेटियों में बराबर बांट देंगे। नहीं नहीं माँ, हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। हमने पहले ही बहुत कुछ ले लिया है आप सबसे और वैसे भी हमें अपने लोभ का ही सजा मिला है। हाँ माँ बाबूजी, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, तुम लोगों को लेना ही होगा। ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारे बेटे बबलू के भविष्य के लिए है। हाँ दीदी, हाँ जीजा जी, मना मत कीजिए, ले लीजिए। हाँ, ये सब बबलू के भविष्य में काम आएंगे, ले लीजिए। सब लोगों के इतने जोर देने से सरोज और श्यामू मान जाते हैं। ठीक है, लेकिन माँ बाबूजी को मेरे घर भी रहने आना पड़ेगा। मुझे भी उनकी सेवा करना है। ये सब बात करके सबके दिलों की मनमुटाव खत्म हो जाते हैं और दोनों बहनों में पहले जैसे रिश्ता जोड़ने लगते हैं और सब लोग हंसी खुशी आज का दिन बिताते हैं।